हाँ तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक सिस्टम को लिविंग कंडीशन में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। बायोमोलिक्यूल में हम ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में कवर करेंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से। जैसा कि आपको नाम समझ में आ रहा है, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब वाटर है। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हमें क्लासिफाई करना है। तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है मोनोसैकेराइड। देखो, मोनो का मतलब होता है वन और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड मतलब वो शुगर यूनिट जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जिनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज पेशेंट में ग्लूकोज लेवल ही नापा जाता है, ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर है ग्लूकोज। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं। वैसे ही डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है, राइबोज एनए में होती है। ये सब मोनोसैकेराइड हैं। इनको हम फर्दर स्मॉल शुगर यूनिट में ब्रेक नहीं कर सकते, मोनोसैकेराइड। फिर उसके बाद ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड वो होती हैं जिसमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट हो। ऑलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 के बीच मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगी। अगर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिल रही हैं तो उसको हम कहेंगे डायासैकेराइड। अगर 3 मोनोसैकेराइड मिल रही हैं तो ट्राइसैकेराइड। और अगर 4 मोनोसैकेराइड यूनिट मिल रही हैं तो उसको हम कहेंगे टेट्रासैकेराइड। तो हमारे सिलेबस में जो है वो डाई और ट्राइसैकेराइड है। तो ऑलिगोसैकेराइड जो हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट दे, उसको हम कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड। अब डायासैकेराइड जो 2 शुगर यूनिट दे, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, डाइसैकेराइड है। फिर लैक्टोज, लैक्टोज से मिलेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और माल्टोज, माल्टोज से मिलेंगी 2 ग्लूकोज यूनिट जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये डायासैकेराइड है। और रेफिनोज, रेफिनोज है ट्राइसैकेराइड जिसमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगी। अब देखो, जैसे ये डायासैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड, ये सिंगल यूनिट है। ये डाइसैकेराइड है, इसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है। तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट के बीच एक बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी आगे अपन पढ़ेंगे सारी चीजें। फिर उसके बाद पॉली, पॉली मींस मैनी। तो कई शुगर यूनिट, कई मोनोसैकेराइड मिलकर यहां पर पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। और पॉलीसैकेराइड को हम नॉन शुगर भी कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, ये 3 पॉलीसैकेराइड है। अब सबसे पहला मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड में हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज के बारे में। तो देखो, ग्लूकोज में सबसे पहले ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होंगी। अब जैसे ग्लूकोज की हम बात करें तो ग्लूकोज को हम बोलते हैं एल्डोहेक्सोज। एल्डो मीन इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और हेक्सोज मतलब इसमें 6 कार्बन है। तो जो एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन है वही ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन होंगी। तो ग्लूकोज का हम पढ़ने वाले हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। फिर हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन। फिर ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और फिर उसके बाद हेवर्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट द केमिकल रिएक्शन एसोसिएटेड विद द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, और जो ऊपर वाला ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज है C6H12O6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन हो गए। और यहां पर पहले कार्बन पे है एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें कार्बन पे OH लगेगा। ये देखो OH, फिर ये जो तीसरा कार्बन है इसमें हमें ध्यान देना है, इसमें OH यहां, H यहां है।
फिर OHH और फिर OHH और यहाँ CH2OH। ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब देखो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। किसी भी स्ट्रक्चर में कार्बन यहाँ OH है, ये H है, CH2OH नीचे है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम डी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। कहीं कहीं वो ऐसा लिखता है डी ग्लूकोज, तो कैपिटल डी का मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन से। फ्रक्टोज में भी डी कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट में OH, लेफ्ट में H और नीचे CH2OH, ये डी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे OH ग्रुप हैं, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं क्योंकि ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है। अब ये एल्डिहाइड की जो केमिकल रिएक्शन होंगी वही ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम रिएक्शन इसकी कराते हैं HCN से। एक बार मैं लिख देता हूं किस किस से रिएक्शन होगी। इसकी रिएक्शन होगी HCN, टॉलेंस रिएजेंट, फिर उसके बाद फेलिंग सोल्यूशन से, फिर उसके बाद ब्रोमीन वाटर से। ये डी कॉन्फ़िगरेशन हटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन हम कराएंगे ब्रोमीन वाटर से और फिर कराएंगे फेलिंग सोल्यूशन से। तो सबसे पहले HCN से कराते हैं। अब देखो HCN से हमें रिएक्शन करानी है, तो H पॉजिटिव CN नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। एल्डिहाइड कैसे ब्रेक होगा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, ये इस तरीके से प्लस माइनस में टूटेगा। अब ये प्लस माइनस से जुड़ेगा और ये जो माइनस है इस प्लस से जुड़ेगा, तो यहां पर क्या होगा? C, ये OH, ये H और यहां लग जाएगा CN और फिर CHOH। तो ये CHOH कितने हैं? 1 2 3 4 4 हैं और नीचे क्या हो जाएगा? CH2OH। इसको हम बोलेंगे साइनोहाइड्रीन। OH एंड CN लग गया तो साइनोहाइड्रीन। तो HCN की रिएक्शन एल्डिहाइड से कराएंगे तो साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। अब टॉलेंस रिएजेंट, आप जानते हो टॉलेंस रिएजेंट AgNO3 प्लस अमोनिया। अब इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दोगे। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है? एल्डिहाइड ग्रुप जो है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है और एसिड बना देता है। तो अब यहां पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होके एसिड बन जाएगा। अच्छा, टॉलेंस भी यही करता है, फेलिंग भी यही करता है। फेलिंग सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट प्लस रोचेला सॉल्ट। फेलिंग सोल्यूशन A और B, दो फेलिंग सोल्यूशन होते। अब देखो टॉलेंस में ये यहां पर ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में। फिर उसके बाद CHOH होल 4 और नीचे आ जाएगा CH2OH। तो ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये COOH है और इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोनिक एसिड। ये ग्लूकोनिक एसिड कहलाएगा। वैसे ही अगर आप ब्रोमीन वाटर डालोगे तो भी क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ब्रोमीन वाटर भी ऊपर वाले एल्डिहाइड को, जो ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बाकी नीचे का स्ट्रक्चर जैसा है वैसा रहेगा। फिर उसके बाद फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन भी क्या करेगा? ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। अब पॉइंट की बात यह है, ये जो एल्डिहाइड है, ये जो एल्डिहाइड है ये खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। मतलब ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। इसलिए ग्लूकोज को हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? क्योंकि ये फेलिंग्स एंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि भाई एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट डालो तो सिल्वर प्रेसिपिटेट मिलता है। तो यहां पर जैसे टॉलेंस रिएजेंट डालोगे तो ये ग्लूकोनिक एसिड बनेगा और ये जो सिल्वर है, अच्छा इसको ऐसा भी लिखा है ना, तो ये भी टॉलेंस रिएजेंट है। ये AgNO3 और अमोनिया ने मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लिया, ये भी टॉलेंस रिएजेंट है। तो यहां पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो वो रिड्यूस होके सिल्वर बना लेगा और यहां पर इसका सिल्वर प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर HCN से रिएक्शन साइनोहाइड्रीन,
टॉलेंस, फेलिंग और ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन। अब इसमें अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया तो ये जो ऊपर है ये भी एसिड हो जाएगा और नीचे वाला जो CH2OH भी एसिड हो जाएगा। ऊपर COOH CHOH होल 4, नीचे COOH, और इसको हम बोलेंगे सैकरिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड, ऊपर नीचे दोनों तरफ COOH, तो सैकरिक एसिड। फिर उसके बाद अगर हमने इसमें रेड फास्फोरस HI डाल दिया, रेड फास्फोरस HI ये एक ऐसा रिएजेंट है सारे ऑक्सीजन हटा देगा, चाहे वो आपका एल्डिहाइड की फॉर्म में हो, एसिड की फॉर्म में हो, उसका सारा काम ये है कि सारे ऑक्सीजन हटा दो और उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दो। अब जब ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन बचेगा, तो कहीं ना कहीं एल्केन बनाएगा। तो सारे ऑक्सीजन हटा के 6 कार्बन वाला एल्केन हेक्सेन बना देगा ये। तो रेड फास्फोरस HI हेक्सेन बनाता है। फिर इसमें हम डालें एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CH3। तो ये कैसे ब्रेक होगा, चलो इसको ब्रेक करते हैं। ये माइनस, ये पॉजिटिव, तो ये क्या बना, एसीटेट आयन, ये बना एसीटेट आयन। और ये एसीटेट आयन इस हाइड्रोजन को हटाएगा, इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, तो 5 हाइड्रोजन को हटा देगा और क्या बनाएगा, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये सारी केमिकल रिएक्शन हो गई ग्लूकोज की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी में भी बायोमॉलिक्यूल आता है, लेकिन यहां पर जो बायोमॉलिक्यूल है ना, यहां पर बायोमॉलिक्यूल्स की केमिकल रिएक्शन, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये केमिस्ट्री का व्यू है बायोमॉलिक्यूल का। यहां पर हमने सारी देखो केमिकल रिएक्शन करी है, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड की रिएक्शन है सारी। अब इसमें अगर NH2OH डाला, तो इसमें अगर हमने NH2OH डाला, और NH2OH क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। और ये क्या करेगा, इस तरीके से H2O को निकाल देगा। तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH H CHOH होल 4 एंड CH2OH, ये हो जाएगा ऑक्साइम। अगर NH2OH डाल दिया तो ये ऑक्साइम बन जाएगा। और ये एल्डिहाइड का जो H2O ये निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड N बन जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई हमारे एल्डिहाइड की। आगे बढ़ते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो गया और उसकी केमिकल रिएक्शन हो गई। एक्सप्लेन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला कार्बन 1 2 3 4 5 6 CH2OH। अब देखो OH अब तीसरे में OH फिर ये OH फिर ये OH। अब नंबरिंग करें जरा इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। अब देखो थर्ड वाले में आपको H इधर OH इधर करना है। ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर है। अब इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहां पर ये नेगेटिव आएगा और ये आएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर इस तरीके से कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होगा तो माइनस प्लस आएगा। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, ये जो पांचवा कार्बन है इसका जो HOH है ना, वो प्लस माइनस में टूटेगा, इस तरीके से प्लस माइनस में टूटेगा। अब ये प्लस H इसमें जाके लगेगा और पहले और पांचवें कार्बन के बीच ऑक्सीजन लगेगा। चलो अब बनाते हैं स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, पहले पे
ये OH OH और फिर इस पे OH और फिर ये H और ये CH2OH। अब समझना जरा बात को, यहां पर क्या हुआ, ये जो पांचवा कार्बन है इससे लगा जो OH है ये H जाके यहां लग जाएगा, तो लग गया वो, और पहले और पांचवे कार्बन के बीच ये ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन आ गया पहले और पांचवे कार्बन के बीच। तो ये हमने बना लिया ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर पहला जो कार्बन है, पहले कार्बन में अगर हम HOH की पोजीशन देखें तो OH राइट में है, H लेफ्ट में, तो ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और आगे हम लगा देते हैं साइक्लिक, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब एक सवाल ये उठता है कि सर ये पांचवा OH ही क्यों, फोर्थ ले लेते, थर्ड ले लेते, पांचवा क्यों? देखो मैंने जब पांचवा OH लिया ना तो 6 कार्बन की रिंग बनी, या मतलब एक हेक्सागोनल शेप बना। कैसे? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। तो ये जो हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर है ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें एंगुलर स्ट्रेन नहीं है। अब एंगुलर स्ट्रेन क्या होती है? अरे भाई जब कार्बन पास पास होंगे ना तो उनके बीच रिपल्शन होगा, तो उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। जैसे आप देखो बेंजीन, बेंजीन क्या है? हेक्सेन टाइप का स्ट्रक्चर है, बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, लेकिन है उसका बेसिकली हेक्सेन। तो ऐसे स्ट्रक्चर में एंगुलर स्ट्रेन नहीं होता, रिपल्शन नहीं होता, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या है, ये जो 6 एलिमेंट का स्ट्रक्चर है जिसमें 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, ये ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए ये पांचवे से ही H पॉजिटिव प्रोटॉन निकला है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। अब मैंने इसको क्या बोला? साइक्लिक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब डी तो आप समझ गए होंगे कॉन्फ़िगरेशन, अगर OH इधर है, H इधर है, CH2OH नीचे है, तो यहां पर डी कॉन्फ़िगरेशन होगा और डी ही होगा पूरी केमिस्ट्री में। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डी चलेगा, ठीक है, क्योंकि सबके नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब तो डी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन से आ गया ये। अब प्लस का मतलब क्या है? ये डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो है मतलब पीपीएल को कहां घुमाएगा? राइट में घुमाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो होता है। अब ये फिक्स हो गया कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है। वहीं फ्रक्टोज जो है वो लीवो होता है, वो लेफ्ट में घुमाता है। अब साइक्लिक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब ये अल्फा क्या है? देखो ग्लूकोज में एक तरह का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है जिनको हम बोलते हैं एनोमेरिज्म, और यहां पर देखने को मिलते हैं एनोमर्स। तो ये क्या बना? अल्फा। अब अपन बनाएंगे बीटा, तो OH इधर जाएगा, H इधर जाएगा। अब ये एनोमर्स होते क्या है? C1 ग्लूकोज में पहले कार्बन पे HOH की पोजीशन बदलने की वजह से जिस तरह का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं एनोमेरिज्म, और इनको हम आपस में कहते हैं एनोमर्स, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये OH H, ये पोजीशन बदल गई, ये देखो ये OH यहां आ गया, और पहले और पांचवे के बीच ऑक्सीजन लिंकेज, ये CH2OH, OHH, OHH, OHH और H। इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। और यहां पर ये बीटा क्या है? एनोमर है। तो अल्फा और बीटा आपस में क्या है? एनोमर्स हैं। तो ग्लूकोज में एक तरह का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एनोमेरिज्म। Why is the cyclic form of glucose more stable? मैंने अभी बताया था। क्यों बताया था? जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं थर्मली। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट in their open chain form. They generally prefer to be in their cyclic form. This is because the cyclic form of carbohydrate is lower in energy and thermodynamically more stable than open chain counterparts.
ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। व्हाट आर एनोमर्स, अभी मैंने बताया, तो आप इसको ऐसा लिख दो, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म सीन इन ग्लूकोज। अच्छा, ये फ्रक्टोज आएगा ना तो उसमें भी आएगी, वहां बस C2 कार्बन एटम पर होगा। तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म सीन इन ग्लूकोज which arises due to change in H and OH position at C1 carbon atom. एक्सप्लेन हेवर्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखो हेवर्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या था। हेवर्ट ने, अब जैसे मैंने आपको बताया 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन मिलकर एक रिंग बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं पायरेनोज रिंग। और यहां पर जो कार्बन की नंबरिंग होगी वो ऐसी होगी 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन हो जाएंगे, 5 कार्बन मिलकर रिंग बना रहे थे। जैसे आप ऐसा समझ लो 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन, फिर उसके बाद OH OHH 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 और H और ये CH2OH, ऐसा स्ट्रक्चर है। अब देखो पहले कार्बन पे OHH, चलो पहले पे लगा देते हैं OHH, दूसरे पे OHH, तीसरे पे OH ऊपर H नीचे, चौथे पे फिर OHH, पांचवे पे ये CH2OH और H। तो ये पायरेनोज स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी प्लस प्लस डेक्स्ट्रो डी कॉन्फ़िगरेशन, अल्फा एनोमर से आया, ग्लूको पायरेनोज। तो पायरेनोज रिंग उसमें जुड़ने लगेगी उसके नाम में, ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। अब बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज बनाना हो, सेम स्ट्रक्चर बनाओ इस तरीके का, ये देखो। अब करना क्या है, ये OH नीचे H ऊपर है, तो OH ऊपर H नीचे, OHH 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 CH2OHH, तो हो जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। तो ये क्या बन गया, अल्फा एंड बीटा एनोमर्स हो गए, अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज, बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। ये हेवर्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो कि पायरेनोज रिंग से डराइव हुआ है। ड्रॉ ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 है। अब C6H12O6, ग्लूकोज क्या था, एल्डोहेक्सोस, और फ्रक्टोज है कीटोहेक्सोस। मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो चलो फ्रक्टोज की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 CH2OH, 1 2, थर्ड पे OHH 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 एंड CH2OH। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, और यहां पर ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, इसको हम कीटो हेक्सोज भी बोलते हैं। अब देखो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा समझना जरा। इसको C डबल बॉन्ड हो, और ये CH2OH को मैं यहां ला रहा हूं, ये CH2OH इधर लिख दिया, ठीक है। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कार्बन। अब यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या था, H OH, ये OH H, ये OH H, और यहां CH2OH। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन तो इसका भी D है, नीचे जो स्ट्रक्चर ग्लूकोज में था वही नीचे ये है, OH यहां है तो D है। तो यहां पर अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराते हैं हम,
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब 1 2 3 4 5 6, पांचवे से लो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जाके यहां लग जाएगा और दूसरे और पांचवे के बीच लिंकेज हो जाएगा, दूसरे और पांचवे के बीच। तो 1 2 3 4 5 CH2OH, 1 2 3 4 5 और 6 CH2OH। और यहां पर इस तरीके से ऑक्सीजन लिंकेज हो जाएगा। ये हो गया OH, ये HOH, ये OHH और ये H। यहां पर देखो ये जो 1 और 2 दूसरे कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 दूसरे कार्बन पे OH एंड CH2OH की पोजीशन बदल गई। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अल्फा फॉर्म। अल्फा डी और फ्रक्टोज क्या होता है, लीवो, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ। ये था फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर कीटोहेक्सोज, और ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ। और इसमें भी एनोमेरिज्म देखने को मिलेगा। ये सेकंड कार्बन पे OH इधर है, CH2OH इधर है। अब करना क्या है, ये OH इधर हो जाएगा, ये CH2OH इधर हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। माइनस का मतलब ये लीवो रोटेटरी है, PPL को लेफ्ट में रोटेट करेगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बिटवीन देम। अभी बनाया हमने, क्या बनाया वो साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये अल्फा फॉर्म है, OH इधर आ जाएगा, CH2 उधर चला जाएगा तो बीटा फॉर्म हो जाएगा। और इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, एनोमेरिज्म। क्योंकि अच्छा यहां पर सेकेंड कार्बन में OH और CH2OH की पोजीशन बदलने से जो आइसोमेरिज्म देखने को मिल रही है उसको हम कहते हैं एनोमेरिज्म। तो फ्रक्टोज में भी एनोमेरिज्म है। व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, ये जो ग्लूकोज है ये क्या करता है, ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। टॉलेंस रिएजेंट होता है AgNO3 प्लस अमोनिया, या फिर हम इसको बोलते हैं AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। अब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये जो टॉलेंस रिएजेंट है ये क्या बनाता है, सिल्वर प्रेसिपिटेट। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो यहां ये सिल्वर +1 से क्या हो रहा है, 0, क्योंकि सिल्वर PPT बन रहा है। तो यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहां पर ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है। ठीक वैसे ही ग्लूकोज, अब देखो ग्लूकोज में टॉलेंस रिएजेंट डालोगे सिल्वर प्रेसिपिटेट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज ने सिल्वर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। फिर उसके बाद ग्लूकोज में डालो फेलिंग सोल्यूशन CuSO4, ये कॉपर +2 है और क्या बन जाएगा, Cu2O। अरे कॉपर +2 से क्या बनेगा, कॉपर +1, तो क्या हुआ, रिडक्शन। और ये Cu2O होता है रेड ऑक्साइड, रेड प्रेसिपिटेट। और ग्लूकोज को क्या कर देते हैं, ये ग्लूकोनिक एसिड। तो यहां पर जो ग्लूकोज है वो टॉलेंस फेलिंग दोनों को रिड्यूस करता है, इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। What happens when D-glucose is treated with the following reagent? चलो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 CH2OH, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप OHH 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 OHH, ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है। इसमें डाला HI डाला तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन, सारे ऑक्सीजन हटा देगा, हाइड्रोजन लगा देगा। फिर उसके बाद हम डालेंगे Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एसिड COOH और CHOH होल 4 CH2OH, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक एसिड।
फिर इसी में अगर अपन ने HNO3 डाल दिया तो ऊपर COOH CHOH होल 4, नीचे भी COOH, और इसको हम बोलेंगे सैकेरिक एसिड। ऊपर नीचे दोनों जगह COOH सैकेरिक एसिड, ऊपर COOH ग्लूकोनिक एसिड। Enumerate the reaction of D-glucose which cannot be explained by its open structure। तो देखो पहली रिएक्शन है 2,4-DNP के साथ। अब देखो जैसे मान लो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब एल्डिहाइड ग्रुप गायब है। अब एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है, तो वो 2,4-DNP से रिएक्ट नहीं कर सकता। अब 2,4-DNP इस तरह का रिएजेंट है और इसको रिएक्ट कराने के लिए ये ग्रुप चाहिए ही चाहिए। तो ये ग्रुप अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो ये ग्रुप तो है नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, वहां पर OH ग्रुप हो गया, तो 2,4-DNP से रिएक्ट नहीं करता और सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट भी नहीं बनाता। तो ये जो दो रिएक्शन है ये एल्डिहाइड ग्रुप की स्पेसिफिक है। तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो एल्डिहाइड ग्रुप गायब हो जाता है, तो ये दोनों रिएक्शन भी नहीं होती, मतलब ये दोनों रिएक्शन उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रूफ करती हैं। नेक्स्ट इज ओलिगोसैकेराइड। जैसा कि मैंने बताया था 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट देगा वो ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। लेकिन अब पॉइंट की बात ये है, ग्लूकोज फ्रक्टोज तो ठीक है, लेकिन अल्फा ग्लूकोज की बीटा ग्लूकोज, अल्फा फ्रक्टोज की बीटा फ्रक्टोज, ये बात इंपॉर्टेंट है अब डाइसैकेराइड में। ठीक है, तो सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज से। लैक्टोज बनता है दोनों बीटा, बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज। माल्टोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से। तो ये आपको याद रखना है अल्फा बीटा के फॉर्म के साथ। रेफिनोज डाइसैकेराइड 3 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर डाइसैकेराइड? गिव एग्जांपल। डाई विच हैव 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। अब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जिसमें होंगी वो डाइसैकेराइड है। अब जैसे मैं बात करूं सुक्रोज की, सुक्रोज हमने क्या बोला? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और किससे बनेगा? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबसे पहले ऐसा बना लो, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा बना लो। फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ये शायद आया था, मिस तो नहीं हो गया? एक मिनट, एक काम करते हैं, फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ अपन ने CH2OH कर दिया था, ये OH था, मतलब हेवर्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, तो वो एक बार देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या आ गया? ये ऑक्सीजन, ये OH, ये HOH, फिर OHH, ये H और ये CH2OH। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, मतलब 5 की रिंग बनने वाली है। तो फ्रक्टोज में ये बनेगा और इसको हम बोलते हैं फ्यूरान रिंग। अब यहां पर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ये देखो 1 2 3 4। अब दूसरे कार्बन पे ये OH और CH2OH, 1 2 OHH OHH, क्योंकि थर्ड वाले में चेंज करना है तो थर्ड यहां आ गया, क्योंकि 1 यहां आ गया। 1 2 3 4। अब फिफ्थ वाले में फिर ये H और ऊपर हो जाएगा CH2OH। ये देखो ये फिफ्थ वाले में H लगा है और CH2OH लगा है, ये लग गया। इसको हम बोलेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। ठीक है, और यहां पर ये दूसरा कार्बन है, ये OH ऊपर ले जाओगे, CH2OH नीचे ले जाओगे, तो बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज बन जाएगा। ये 5 की रिंग है, 1 2 3 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, चलो बना देते हैं। ये OH, ये CH2OH,
एच ओ एच, एच ओ एच, एच और CH2OH, इसको हम बोलेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ठीक है, तो अब वही स्ट्रक्चर में यहां बना रहा हूं। डाइसैकेराइड है, मतलब दो मोनोसैकेराइड यूनिट है। अब दो मोनोसैकेराइड, ये हमारे पास ग्लूकोज है और ये अपने पास फ्रक्टोज है। ठीक है, ये पहला कार्बन है, इस पे OHH, 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 CH2OHH, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। चलो अब बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की बात करते हैं। अब फ्रक्टोज में ये क्या है, देखो ये ग्लूकोज का पहला कार्बन है, ध्यान से समझना, ये ग्लूकोज का पहला कार्बन है और ये फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन है। यहां पर होगा CH2OH और OH, ये दूसरा कार्बन है और यहां पर इनके बीच इस तरीके से वाटर निकल जाएगा और एक लिंकेज बन जाएगा। ठीक है, ये CH2OH OH। अब थर्ड में OH ऊपर H नीचे, फिर ये OH H, ये H और ये CH2OH, ये छठवां कार्बन, ये पांचवा और ये छठवां। तो यहां पर ये HOH निकल जाएगा। ठीक, और इनके बीच एक लिंकेज बन जाएगा जिसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखो, ये HOH वाटर निकल गया, तो यहां पर ये जो लिंकेज है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज के बीच जो लिंकेज है उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है कि ये जो लिंकेज है ये 1-2 लिंकेज है। अब ये 1-2 लिंकेज क्या होता है, ग्लूकोज का पहला कार्बन, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, तो क्या हुआ 1-2 लिंकेज। इसके दूसरे कार्बन का OH, इसके पहले कार्बन का OH, इसलिए हम इसको कह रहे हैं 1-2 लिंकेज। देखो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिंकेज कौन सा है, फिर उसके बाद आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी फ्रक्टोज है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा फॉर्म एनोमर्स जो कि ज्यादातर भूलते हैं हम, और उसके बाद लिंकेज कौन सा है। ठीक है, तो यहां 1-2 लिंकेज है, क्योंकि अब आएगा, अब आगे आएगा 1-4 लिंकेज, 1-6 लिंकेज, तो ये याद रखना कहां कौन सा लिंकेज है। व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, बोलोगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, नहीं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, लैक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, अब ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो ही होता है, बीटा डी प्लस लिख लो चलो, और बीटा डी माइनस, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी प्लस होता है, माल्टोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और 2 यूनिट मिलेंगी अल्फा डी ग्लूकोज की, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अभी समझा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच ये देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो मोनोसैकेराइड में नहीं होगा, हाँ डाइसैकेराइड में होगा, ट्राइसैकेराइड में होगा, पॉलीसैकेराइड में होगा। जब मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से ही जुड़ेंगी। तो ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। Why sucrose is called invert sugar?
चलो सुक्रोज C12H22O11, इसमें वाटर डालो और साथ ही साथ एक एंजाइम है इन्वर्टेज। ठीक है, ये इन्वर्ट शुगर से ही इन्वर्टेज एंजाइम आया। सुक्रोज से क्या बनेगा? C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रक्टोज। अब देखो ग्लूकोज क्या है? प्लस है, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो। अब फ्रक्टोज क्या है? माइनस मतलब लीवो। तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो, फ्रक्टोज लीवो, और सुक्रोज भी डेक्स्ट्रो प्लस। अब समझना बात को, सुक्रोज डेक्स्ट्रो है, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो होगा क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होगा, लेकिन जो फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन है वो ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से दिस रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स लीवो रोटेटरी। ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ये लीवो रोटेटरी हो जाएगा, इसलिए इस शुगर को हम क्या बोलेंगे? इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट क्यों? कॉन्फ़िगरेशन पलट गया। सुक्रोज डेक्स्ट्रो था, पानी डालने पर इन्वर्टेज की प्रेजेंस में इस तरह की रिएक्शन हो गई, और पोलैरीमीटर, पोलैरीमीटर मतलब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को नापता है, पोलैरीमीटर से नापने पे पता चला कि भाई रिजल्टिंग सोल्यूशन हो गया लीवो। तो भाई यहां पर जो आपका रोटेशन था पीपीएल का वो पलट गया, तो यहां पर ये क्या हो गया? लीवो रोटेटरी। इस वजह से इस शुगर को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। व्हाट इज ट्राइसैकेराइड? जिसमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट हो। एग्जाम्पल है रेफिनोज, और रेफिनोज में क्या है? गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। इसमें अल्फा बीटा याद करने की जरूरत नहीं है, और ये जो है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और ये रेफिनोज कहाँ कहाँ मिलती है? स्प्राउट्स में, कैबेज, बीन्स, ब्रोकली, इसमें देखने को मिलती है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करने पर इनमें से क्या देता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब मैनी, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर यूनिट। तो यहां पर जैसे स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है उसको हम स्टोर्ड फैट भी कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन ये फंगाई में प्रेजेंट होता है, स्टोर्ड रहता है। पॉलीसैकेराइड में मेनली हमें 2 पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ना है, पहला स्टार्च और दूसरा सेलुलोज। अब स्टार्च के आगे मैंने लिखा है अल्फा, इसका मतलब ये है इसमें सब अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, चाहे अमाइलोज हो चाहे अमाइलोपेक्टिन हो, इनमें सब में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। और सेलुलोज में बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, ठीक है। तो यहां पर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है और बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन के बारे में एनसीईआरटी में कुछ लिखा नहीं है। देखो जो सेलुलोज है ना, ये प्लांट सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब प्लांट सेल वॉल में मिल रहा है, प्लांट खूब सारे, तो मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है ये, सबसे ज्यादा मिलेगा सेलुलोज, और इसमें सारे बीटा डी प्लस ग्लूकोज होंगे। और स्टार्च में 2 चीजें हैं, एक है अमाइलोज, एक है अमाइलोपेक्टिन। इसमें जो अमाइलोज है वो वाटर सॉल्युबल है और अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है। तो इसको डिटेल में हम समझेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पॉली मीन्स मैनी और सैकेराइड का मतलब शुगर। तो द शुगर मॉलिक्यूल विच गिव्स मैनी sugar unit on hydrolysis are called polysaccharide. For example, starch, cellulose and glycogen. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Write the structural difference between amylose and amylopectin. देखो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से बने होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है इसको अपन समझते हैं।
अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, तो सबसे पहले मैं अमाइलोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। एमाइलोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पर क्या है, ये इस तरीके से ऑक्सीजन लिंकेज हो जाएगा, ये इस तरीके से यहां ऑक्सीजन लिंकेज हो जाएगा, तो ये ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। पॉइंट ये है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है ना, वो यहां से चालू होता है। अब समझना इस बात को, ये पहला कार्बन है, यहां पर पहला कार्बन ये है, यहां पर पहला कार्बन ये है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो इस चेन में 1 2 3 4, तो 1 और 4 के बीच क्या है, यहां पर लिंकेज है, यहां पर भी 1 और 4 के बीच लिंकेज है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखो यहां पर जो अमाइलोज है, अमाइलोज जो है ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से बनता है और इसमें 1,4 लिंकेज होता है। तो पहले और चौथे कार्बन के बीच लिंकेज है 1,4 लिंकेज, इसको हम कहते हैं अमाइलोज, ठीक है। अब अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, देखो अमाइलोपेक्टिन में आपका 1,4 लिंकेज तो होगा ही, साथ ही साथ 1,6 लिंकेज भी होता है। अब समझना कैसे, बनाना तो हमें वही है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, वन फोर लिंकेज, ठीक है। अब साथ ही साथ एक होगा 1,6 लिंकेज, और यहां पर ये ऑक्सीजन लग जाएगा। अब देखना ये क्या है, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन। अब यहां पर नंबरिंग यहां से चालू है 1, यहां पे नंबरिंग यहां से चालू है 1 2 3 4, तो ये तो 1,4 लिंकेज ही है। अब यहां पे नंबरिंग 1 2 3 4 5, और यहां पर ये जो CH2OH था, वो जो छठवां कार्बन था, वो पहले कार्बन के OH से जुड़ गया, तो यहां पर 1,4 लिंकेज है और साथ ही साथ 1,6 लिंकेज भी है। तो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में ये डिफरेंस है कि भाई यहां पर केवल 1,4 लिंकेज है और यहां पर ब्रांचिंग हो गई, यहां 1,4 प्लस 1,6 दोनों लिंकेज है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है। Which of the two component of starch is water soluble? Amylose is water soluble. Write the structural difference between starch and cellulose. अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्च जो बनता है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से बनता है, और वहां पर हम अल्फा लिंकेज भी कहते हैं उसको। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन मतलब स्टार्च जो है वो पूरा किससे बना है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से। अब इसमें दो चीजें, एक है अमाइलोज, दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में देखो ये 1,4 लिंकेज, अमाइलोज में 1,4 लिंकेज, अमाइलोपेक्टिन में 1,4 एंड 1,6 लिंकेज। अभी समझाया, ठीक है। तो ये 1,4 लिंकेज, ये 1,4 लिंकेज तो यहाँ है, और यहाँ 1,6 लिंकेज भी है। अल्फा क्यों बोला है, क्योंकि सारे अल्फा डी ग्लूकोज है। अब बात करते हैं सेलुलोज की, और सेलुलोज में क्या है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और यहां बीटा स्ट्रक्चर होने की वजह से लिंकेज इसमें 1,4 ही होता है। अब समझना, यहां पर ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन 1 2 3 4, तो यहां 1 और 4 के बीच ही लिंकेज है। यहां पर बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये 1 और 4 के बीच ही लिंकेज है। अब 1 जो यहां पर 1 पोजीशन है, देखो अल्फा में क्या होता है, OH नीचे होता है, बीटा में क्या होता है, OH ऊपर होता है। तो बस ये OH ऊपर हो गया, इसलिए लिंकेज ऐसा जा रहा है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ऊपर की तरफ प्रोसीड कर रहा है। तो सेलुलोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और इस लिंकेज को हम बीटा लिंकेज भी कहते हैं, क्योंकि सारे बीटा डी ग्लूकोज हैं, और लिंकेज सेलुलोज में सिर्फ 1,4 होता है, 1,6 नहीं होता। तो
तो बच्चों चैप्टर हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल में हमारा जो अगला टॉपिक है प्रोटीन एंड एंजाइम्स। जैसा कि आप जानते हो प्रोटीन इज लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड वो मॉलिक्यूल हैं जिसमें एक अमीनो ग्रुप होगा, एक NH2 ग्रुप होगा, एक COOH ग्रुप होगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहेंगे अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड जो है वो आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाएंगे, एक लंबी चेन बनाएंगे जिसको हम प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर प्रोटीन? प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो आरएनए की मदद से होता है। rRNA, mRNA और tRNA। तो जो मैसेंजर आरएनए है उस पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और tRNA अमीनो एसिड को लेके आता है। वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे, जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसमें। तो यहाँ पर प्रोटीन आर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो अब अमीनो एसिड जो होते हैं, यहाँ 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 होते हैं एसेंशियल, 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। तो व्हाट आर अमीनो एसिड? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अमीनो मीन्स NH2 और एसिड मतलब COOH। तो एक कार्बन जिस पर NH2 ग्रुप है, COOH ग्रुप है, नीचे H है और ऊपर R है, और ये R जो है ये 20 टाइम्स बदलेगा। मतलब ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं, ये जो 3 कार्बन से जुड़े हुए एटम या मॉलिक्यूल हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैं, वो सिमिलर रहेंगे, बस ये R बदलेगा बार बार। तो इसलिए यहाँ पर 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं, 20 टाइप के R होंगे। वो अपन समझेंगे, अभी अमीनो एसिड के बारे में और समझेंगे। तो ये होता है अमीनो एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। ये एसिड है, ये अमीनो ग्रुप है। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड? अब देखो, एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, वो बॉडी को एक्सटर्नल सोर्स से लेने पड़ेंगे। अब एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है? जैसे कि फूड से लो, आप वेजिटेबल से लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो मतलब हमें वो बाहर से कंज्यूम करने पड़ेंगे। तो उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 2 एसेंशियल अमीनो एसिड का नाम लिखो, तो आप इस तरीके से याद कर लो, लाइसीन, लूसीन और आइसोल्यूसीन। ये 3 याद कर लो, लाइसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ठीक है, तो ये 3 क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड है, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। अब देखो, एक और अमीनो एसिड होता है जो नॉन एसेंशियल है और जो आप आसानी से याद कर सकते हो, ग्लाइसीन। ग्लाइसीन में क्या करना है? देखो, अमीनो एसिड है तो NH2 है, COOH है, ये तो फिक्स हो गया, नीचे H है, और ऊपर जो R है उसकी जगह अगर आपने H लगा दिया तो इसको हम कहेंगे ग्लाइसीन। और ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। अरे भाई, सिंपलेस्ट है, कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, हमारी बॉडी में आसानी से सिंथेसाइज हो सकता है। तो ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब देखो, यहाँ एसेंशियल नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि बॉडी को इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों अमीनो एसिड की जरूरत है बॉडी को प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन जो आसानी से हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं नॉन एसेंशियल। अब ग्लाइसीन जो है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, साथ ही साथ ये ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये PPL को, प्लेन पोलराइज्ड को, ना कि राइट में ना कि लेफ्ट में घुमाता है। तो यहां पर ये जो ग्लाइसीन है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। ये जो कार्बन है इससे 2 सिमिलर हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 सेम ग्रुप जुड़े हैं, और ये 2 सेम ग्रुप जुड़ने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब इसके बाद ये H हटा के आप CH3 लगा दो तो उसको हम कहेंगे एलेनीन। तो यहां पर एलेनीन, यहां इस हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दो, ग्लाइसीन ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेम 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड ग्लाइसीन। क्यों है ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि एक ही कार्बन से 2 सिमिलर ग्रुप जुड़े हैं, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है वो कायरल नहीं है, इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, PPL को रोटेट नहीं करता। अमीनो एसिड शो एम्पोटेरिक बिहेवियर, व्हाई? अब जैसे उसने बोला अमीनो एसिड, तो मैं एलेनीन बनाता हूं, इसके पहले ग्लाइसीन बनाया था, ये लो एलेनीन।
अब एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा, और NH2 क्या है, बेस, ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। तो चलो एक्सेप्ट करवाते हैं, ये H पॉजिटिव यहाँ से निकला और ये जाके इसने लोन पेयर से, नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर दे दिया। अब लोन पेयर देने के बाद क्या हुआ, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम इस कंपाउंड को अब लिख सकते हैं NH3+। तो यहाँ पर देखो ये एसिड है और ये बेस है, तो यहाँ पर एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप होते हैं और इस तरह के आयन को, जिसमें प्लस और माइनस चार्ज बराबर होते हैं, इस तरह के आयन को हम कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, तो इस तरह के आयन को हम बोलेंगे ज्विटर आयन। Define the following terms. Zwitter ion. A Zwitter ion is molecule that has both positive and negative regions of charges. तो इस तरह के आयन को हम कहते हैं, जैसे ये अमीनो एसिड है, इसमें से H पॉजिटिव निकला, ये जाके यहाँ लग गया, ये जो आयन है ये Zwitter आयन है। क्या है, इलेक्ट्रिक, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, ये कहीं भी मोशन शो नहीं करेगा, ना प्लस की तरफ ना माइनस की तरफ। इस तरह के आयन Zwitter आयन है। और अमीनो एसिड Zwitter आयन बनाता है क्योंकि उसमें एसिड और बेस दोनों ग्रुप होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ग्लोबुलर मतलब ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। ये फाइब्रस है, ये ग्लोबुलर है। अब फाइब्रस प्रोटीन की हम बात करें तो आपके दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए, जो हेयर है वो फाइब्रस प्रोटीन है। अब फाइब्रस प्रोटीन, जैसे हेयर का मैं बोलूँ तो हेयर का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, जैसे एंजाइम का बॉडी में फंक्शन है, मेटाबॉलिक फंक्शन है, लेकिन हेयर का कोई इस तरह का मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं है। तो इसलिए हम इसको फाइब्रस प्रोटीन को हम नॉन फंक्शनल प्रोटीन भी कहते हैं। वहीं ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये एंजाइम है, हार्मोन है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ये फंक्शनल है, ये नॉन फंक्शनल है। इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका ग्लोबुल लाइक स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है स्फेरिकल होते हैं, ये थ्रेड लाइक होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनके। व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? देखो प्रोटीन जो होता है ना, इट इज वेरी सेंसिटिव टू हीट और पीएच चेंज। प्रोटीन बहुत स्पीड से जलता है, जैसे बालों की जलने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत स्पीड से जलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रोटीन है। एग को जरा सा हीट करो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो प्रोटीन इज वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन हीट और टेम्परेचर। अगर आपने प्रोटीन को हीट कर दिया तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो प्रोटीन को हीट करने पर उसकी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं और इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे हमने एग को बॉईल कर दिया, एग हार्ड हो गया, अब उससे चिक प्रोड्यूस नहीं हो सकता, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदल गई उसकी। तो प्रोटीन आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन इट्स हीट और पीएच, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और ये किस वजह से होता है? अब देखो ये जो आपका नेटिव प्रोटीन है, या फिर आप समझ लो कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन था या क्वाटरनरी प्रोटीन था। ये क्वाटरनरी प्रोटीन में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप हीट करते हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये डीनेचर्ड प्रोटीन कहलाता है, इसकी प्रॉपर्टी बदल गई। वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग? देखो एग में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रहता है, ऐसा नहीं है प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब एग में भी वाटर प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब बॉईल करो, बॉईल करने के बाद वो वाटर कंटेंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर है वो प्रोटीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उसमें डिसॉल्व हो जाता है। When an egg is boiled, the protein present inside the egg get denatured and coagulate. After boiling the egg, the water present in it is absorbed by the coagulated protein through hydrogen bonding. इस तरीके से वाटर कहीं ना कहीं उस एग में ही अंदर डिसॉल्व हो जाता है। डिफाइन अ पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या है?
सबसे पहली बात, अगर केमिस्ट्री की टर्म्स में देखें पेप्टाइड लिंकेज, तो पेप्टाइड एक अमाइड लिंकेज है जिसमें अमाइड ग्रुप है। तो अब देखो अमाइड ग्रुप क्या है, जब देखो यहाँ पर ये COOH ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, ये H और H है। इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन ऑनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। ग्लाइसिन बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है, वो है ग्लाइसिन। फिर उसके बाद ये दूसरा ग्लाइसिन, अब चाहे तो आप यहाँ एलेनिन ले सकते थे, यहाँ पर CH3 लगा देते, एलेनिन हो जाता, ठीक है। अब ये ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का NH2 ग्रुप और ये दूसरे ग्लाइसिन का एसिड ग्रुप, अब ये यहाँ पर वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH बन जाएगा और इसको हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज, या फिर इसको हम बोलेंगे अमाइड लिंकेज, ये अमाइड बॉन्ड बनेगा। तो व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? लिंकेज बिटवीन टू अमीनो एसिड, या फिर अमाइड लिंकेज, ऐसा बोल दो, अमाइड लिंकेज बिटवीन टू एमिनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। अब एनिलीन, आप इसको एनिलीन ग्लाइसिन के बीच बना सकते हो, जैसे ये हुआ ग्लाइसिन और फिर एलेनिन, COOH NH2, ये H, ये CH3, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, NH, C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन, ये CH3, ये NH2, ये H, ये CH2, ये COOH। देखो ये क्या हो गया, ये अमाइड लिंकेज हो गया। तो लिंकेज बिटवीन टू अमीनो एसिड। अच्छा, ये जो लिंकेज है ना, ये फिर आगे किसी अमीनो ग्रुप से जुड़ेगा, ये फिर आगे किसी एसिड ग्रुप से जुड़ेगा। अब ये जुड़ता जाएगा तो बहुत लंबी चेन बनेगी। तो प्रोटीन जो होते हैं इनके मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होते हैं, जुड़ते जाते एक लंबी लिंकेज बनाते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अभी मैंने जो पेप्टाइड लिंकेज बनाया, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, अब वो पेप्टाइड बॉन्ड आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, और एक सीरीज वाइज बढ़ेगा तो आएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। मीथियोनिन, वैलिन, लाइसिन, ल्यूसिन, हिस्टाडीन, ट्रिप्टोफैन, ये अलग अलग 20 टाइप के जो अमीनो एसिड देखे थे ना, उनकी चेन बनती जा रही है। तो ये कहलाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो चीजें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो बातें, एक अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ये अल्फा हेलिक्स है, यहां पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और बीटा प्लेटेड में क्या बन जाएगा, फिर यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये अल्फा हेलिक्स है, और ये हो जाएगा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर है, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड है, ठीक है, सेकेंडरी। टर्शरी में, अब देखो टर्शरी में क्या होगा, टर्शरी में स्ट्रक्चर समझना, ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया टर्शरी। यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई और यहां पर इन दो चेन के बीच भी बन गई, जैसे वो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस तरीके से जुड़ी हुई है। तो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जैसे आप स्प्रिंग को खींच के देखो। अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर में वो स्प्रिंग ऐसे खींचते हुए ऐसे भी हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ साइड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से ये टर्शरी। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, जैसे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हीमोग्लोबिन, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। डिस्क्राइब व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जैसा कि मैंने बताया भाई, एक अल्फा हेलिक्स है, एक बीटा प्लेटेड है। अल्फा हेलिक्स, ये देखो इस तरह का अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब यहां पर देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तभी तो ये जो नीचे की चेन है इससे कनेक्ट हो रही है, इससे कनेक्ट हो रही है, इससे कनेक्ट हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल मायोसिन, केराटिन, जो हेयर प्रोटीन है, केराटिन। बीटा प्लेटेड, जो सिल्क प्रोटीन है, वो बीटा प्लेटेड प्रोटीन है,
यहाँ पर इस तरीके की बीटा शीट बन रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये अल्फा हेलिक्स, ये बीटा प्लेटेड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के दो टाइप है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब देखो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल ये डिसाइड करेगा कि भाई एमआरएनए कैसा होगा, और एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब एमआरएनए बनेगा, फिर उसके बाद आरआरएनए जगह डिसाइड करेगा प्रोटीन सिंथेसिस की, जो कि अभी अपन न्यूक्लिक एसिड में पढ़ेंगे काफी डिटेल में। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। अब इसमें एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए सब पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट आर एंजाइम्स? देखो एंजाइम्स जो हैं ये लिविंग चीजों पर वर्क करते हैं। एंजाइम्स आर द प्रोटीन विच इंक्रीजेस रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो मतलब लिविंग, तो बायोकेमिकल रिएक्शन को जो बढ़ाएं वो होते हैं एंजाइम। अब जैसे हम बात करें इन्वर्टेज की, C12H22O11 ये है सुक्रोज, और सुक्रोज में पानी डालो तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक होता है, और सुक्रोज को हम कहते हैं इनवर्ट शुगर। क्यों कहते हैं? सुक्रोज है डेक्स्ट्रो, पानी डाला, इसका हाइड्रोलिसिस करा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट गया, फ्रक्टोज है लीवो, ग्लूकोज है डेक्स्ट्रो। लेकिन यहां पर जो फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन है वो ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज्यादा है। इसलिए क्या होता है, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स लीवो रोटेटरी। और यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो रोटेशन है पीपीएल का, प्लेन पोलराइज लाइट का, वो इन्वर्ट हो गया, वो पलट गया। सुक्रोज डेक्स्ट्रो था, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन है वो लीवो है, इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या है? इन्वर्टेज। अब बात करते हैं माल्टेज की। अब देखो यहां पर माल्टोज शुगर है, और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनेगा, और इसमें माल्टेज एंजाइम होगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो माल्टेज की प्रेजेंस में ऐसा होगा। फिर वैसे जाइमेज, अब आप लोग ग्लूकोज C6H12O6 और इसमें डालो जाइमेज, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, ये फर्मेंटेशन की एक्शन है। जब आप इसमें जाइमेज डालोगे ग्लूकोज में तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा इथेनॉल प्लस CO2। तो यहाँ इथेनॉल प्लस CO2, तो जाइमेज। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में अपन जाइमेज डाल देंगे तो इथेनॉल CO2 में ब्रेक हो जाएगा। तो ये जाइमेज का फंक्शन हो गया। तो बच्चों बायोमॉलिक्यूल का एक छोटा सा टॉपिक है विटामिन, और विटामिन में हम पढ़ेंगे इसके टाइप, फिर उसके बाद इसके यूजेस, विटामिन होता क्या है और इसकी वजह से क्या डेफिशिएंसी डिसीजेस होती है, और अलग अलग विटामिन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज विटामिन? विटामिन आया वाइटल से। वाइटल का मतलब होता है एसेंशियल, और हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो दे आर अमाइंस केमिकली। तो इसमें एक NH2 ग्रुप होगा हर विटामिन में, एक या ज़्यादा भी NH2 ग्रुप हो सकते हैं। तो वाइटल अमाइंस आर विटामिन्स। तो विटामिन क्या है? बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लगते हैं। अब क्या है इनके मेन पॉइंट? विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट नीडेड, विटामिन्स आर ऑफन कंसीडर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। They play an important role in our body function like metabolism, immunity and digestion। मतलब हमारी बॉडी को एक सुचारू रूप से
चलाने का काम करते हैं विटामिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, अब क्लासिफिकेशन में देखें तो एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में ए डी ई के फैट सॉल्युबल हैं और वाटर सॉल्युबल होंगे बी एंड सी। तो बी में भी एक B1 है जिसको थायमीन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन B2, B12 साइनोकोबालमाइन, B6 पायरोडॉक्सिन और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए जो है इसको हम रेटिनॉल कहते हैं और विटामिन ए का जो मेन सोर्स है वो है कैरेट, मिल्क, टोमेटो, एग यॉक, बटर, फिश, ब्रोकली। ये विटामिन ए के मेन सोर्स हैं और विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखो यहाँ पर विटामिन उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस क्या है और डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है। सोर्सेस भले ही उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन डेफिशिएंसी डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज होती है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी? अब देखो विटामिन बी में सबसे पहला B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B6 पायरिडॉक्सिन और B12 साइनोकोबालमाइन। अब विटामिन B12 में क्या होता है, सेंटर में इसके कोबाल्ट होता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन B1? B1 की कमी से हो जाती बेरी और B1 का जो मेन सिम्टम है रिटार्डेड ग्रोथ एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का नहीं लगना, ग्रोथ रिटायर्ड हो जाना, मतलब कि ग्रोथ ना हो पाना इंडिविजुअल की। सोर्सेज ऑफ विटामिन B1 वेजिटेबल एंड सीरियल्स, अनाज और सब्जियों से मिलता है विटामिन B1। फिर उसके बाद आता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं, सोर्स है मिल्क, एग वाइट, लीवर, किडनी। डेफिशिएंसी डिसीजेस सिलोसिस, द कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। ये याद रख लो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कॉज करता है एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, होंठों का फट जाना एक तरह का वो। व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन B6? B6 को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है उनको हम कहते हैं कन्वर्जन्स। तो B6 की कमी से कन्वर्जन हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। मेन सोर्स है यीस्ट, मिल्क, एग यॉक, सीरियल्स, ग्रेन, इनका मेन सोर्स है। व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन B12? अब देखो विटामिन B12 की एक खास बात है, हमारे स्टमक में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है ई कोलाई और ई कोलाई विटामिन B12 प्रोड्यूस करता है और ये जो B12 है ये आरबीसी मैच्योरेशन में हेल्प करता है, आरबीसी को मैच्योर करता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है। तो हमारे स्टमक में जो ई कोलाई है वो विटामिन B12 प्रोड्यूस करता है। B12 जो है ये क्या करता है, आरबीसी को मैच्योर करने के काम आता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। तो विटामिन B12 साइनोकोबालमाइन, क्यों? क्योंकि सेंटर पे कोबाल्ट है। फिर उसके बाद सोर्सेज मीट, फिश, एग, कर्ड और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही। व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी हो जाएगी तो एजिंग बढ़ जाएगी, झुर्रियाँ आना, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस। तो विटामिन ई की कमी से ये सारी चीज़ें होती हैं। कहाँ मिलता है? वेजिटेबल ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मतलब ज़्यादातर खाने के तेल में जो है वो आपका विटामिन ई है और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ है मस्कुलर वीकनेस और आरबीसी का कमज़ोर हो जाना, इजीली रप्चर हो जाना, ब्रेक हो जाना, ये भी इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ है। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। कट लग गया तो खून बह रहा है तो बह ही रहा है, ठीक है। विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, मतलब बॉडी उसको क्लॉट करने में टाइम लगाएगी। इंक्रीजेस ब्लड क्लॉटिंग टाइम कहाँ होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है।
फिर उसके बाद विच राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ब्लीडिंग ऑफ गम को हम कहते हैं स्कर्वी, और ये जो स्कर्वी डिसीज है विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसा ही पूछता है इनमें से कौन सा विटामिन एसिड है, तो विटामिन सी एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। डेफिशिएंसी डिसीज स्कर्वी, ब्लीडिंग गम डिसीज मतलब मसूड़ों से खून आना, ब्लीडिंग गम डिसीज। और ये कहाँ से मिलता है? ऑरेंज, आंवला, सिट्रस फ्रूट, यहाँ से मिलता है। राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेज बोन डिफॉर्मेलिटीज इन चिल्ड्रन। देखो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, और रिकेट्स क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लेग। जैसे जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको सनलाइट दिखाई जाती है, क्योंकि विटामिन डी का सिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में भी होता है। तो अब देखो इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स होती है, बेंडिंग ऑफ लेग्स, और ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स, मतलब बोन डिग्रेड होने लगती है, बोन की टॉप लेयर धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो। सोर्स है सनलाइट, मिल्क, सीरियल्स। नेम वन ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। देखो जितने वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनको हमें डाइट के साथ रेगुलर लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व होकर यूरिन की तरह एक्सक्रीट हो जाते हैं, इसलिए हमें डेली उनको डाइट में लेना पड़ता है। जैसे कि हुआ नींबू, नींबू विटामिन सी का इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि खाने के साथ रेगुलर लिया जाता है। अब ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है? तो विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इसका ये सोर्स है आंवला एंड ऑरेंज। द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज द डिसीज पर्नीशियस एनीमिया। अब पर्नीशियस एनीमिया ये एक तरह की डिसीज है जिसमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाती, आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती। विदाउट एडिक्वेट विटामिन B12 you have fewer red blood cells carrying oxygen throughout your body। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अब खून की कमी कई तरीके से हो सकती है, जैसे आयरन, प्रॉपर आयरन इनटेक नहीं होना, हीमोग्लोबिन नहीं बनना, आरबीसी शेल्स नहीं बनना, मैच्योर नहीं होना, ये भी एक प्रॉब्लम है, मैच्योर नहीं होना। बी कॉम्प्लेक्स इज एन ऑफन प्रिस्क्राइब्ड विटामिन। आपने देखा होगा भाई आज की डेट में आपको सर्दी खांसी कुछ भी हो आपको एक एंटीबायोटिक दी जाती है, और एंटीबायोटिक के साथ बीकोसूल या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का किक का कैप्सूल भी दिया जाता है। ऐसा क्यों? हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, स्टमक में यहाँ पर है ई कोलाई, और ई कोलाई क्या बनाता है? विटामिन B12। और ये B12 क्या करता है? आरबीसी मैच्योरेशन में काम आता है, आरबीसी मैच्योर करता है। देखो हमारा ये स्टमक है, स्टमक में है ई कोलाई, ई कोलाई है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेगा? विटामिन B12, और ये B12 किस में काम आएगा? आरबीसी मैच्योरेशन के काम आएगा। और अब क्या होता है? होता क्या है, जैसे ही आप एंटीबायोटिक लेते हो, अब एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट बायोटिक, तो ये इसके सामने आने वाले जितनी भी बायोटिक चीजें हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो हमारा फायदा कर रहा हो, ये सबको मार देगा। तो कहीं बॉडी में विटामिन B12 की कमी ना हो जाए, इसलिए एंटीबायोटिक के साथ विटामिन B12 दी जाती है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल में अपना 4th लेक्चर है न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए एंड आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और वहीं आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इनके बारे में आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो वॉटसन एंड क्रिक ने मिलकर डिस्कवर किया था। अब ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रैंड होती है और एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है। ये मैं आगे समझाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होती है। और ये जो डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का, इस
मॉडल को डिस्कवर करने के लिए वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला था। अब ये मॉडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? देखो, कई ऐसी डिसीजेज होती हैं, कुछ जेनेटिक डिसीजेज ऐसी होती हैं जो नाइट्रोजन बेस अगर पोजीशन पे नहीं है तो पर्टिकुलर अमीनो एसिड नहीं आ पा रहा है या प्रोटीन प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको पता करने के लिए डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया। किस टेक्निक से डिस्कवर किया? इन्होंने यूज करी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। जैसा आप फिजिक्स में डिफ्रैक्शन पढ़ते हो, एल लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, उस फॉर्मूले से या उस टेक्निक से इन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बताया। अब उस टेक्निक से उन्होंने ये बताया कि हाँ भाई, ये मॉलिक्यूल इतना आगे प्लेस्ड है, ये इसके इतना पीछे है, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन और उन नाइट्रोजन बेसेस और उन एटम्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। तो नेम द टेक्निक बाय विच डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड। तो टेक्निक का नाम है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। राइट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ डीएनए। डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस में रहेगा। अब देखो, डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होगा और डीएनए 3 चीजों से मिलकर बनेगा, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अब जैसे मैं बात करूं, ये देखो, ये यहां पर ये डीएनए की स्ट्रैंड है, ये इस स्ट्रैंड को मैं मैग्नीफाई करके आपको यहां दिखा रहा हूं। भाई ये जो स्ट्रैंड है इसको हमने मैग्नीफाई किया। अब देखो, ये जो स्ट्रैंड है इसमें क्या है? नाइट्रोजन बेसेस है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, ये नाइट्रोजन बेसेस है। और ये सामने एक और स्ट्रैंड है, इनमें भी नाइट्रोजन बेसेस है। तो यहां पर अब देखो, यहां पर ए के सामने, एडेनिन के सामने थाइमिन ही आएगा और गुआनिन के सामने साइटोसिन ही आएगा। तो यहां पर ये 2 स्ट्रैंड हैं और ये जो स्ट्रैंड हैं ये आपस में नाइट्रोजन बेसिस के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो अभी मैंने बताया डीएनए जो है वो 3 चीजों से बना है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये रहा नाइट्रोजन बेस, ये रहा नाइट्रोजन बेस, इससे जुड़ी शुगर और इससे जुड़ा फॉस्फेट। तो नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये यूनिट हर जगह लगी रही होगी, ये नाइट्रोजन बेस, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं। और राइबोस शुगर आरएनए में होती है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन बेस और यहां लगा है फॉस्फेट। फॉस्फेट इज PO4-3। अब इस तरीके से यहां पर हर नाइट्रोजन बेस से शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ये तो हो गई एक स्ट्रैंड की बात। फिर इसकी साइड वाली जो स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखो, नाइट्रोजन बेसिस जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। अब प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस होते हैं एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडीन होता है थाइमिन, साइटोसिन। अब डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, थाइमिन होता है। और जब आरएनए की बात आएगी तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। अब ये याद रखना, ये प्यूरिन है और ये पिरिमिडीन है। तो जब हम डीएनए की स्ट्रैंड की बात करेंगे तो प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन ही आएगा। जैसे एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन आएगा, और ये जो 2 नाइट्रोजन बेसेस हैं इनके बीच क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो गुआनिन साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये अपना डीएनए का स्ट्रक्चर है। हाँ, व्हाट आर नाइट्रोजन बेसिस? अब देखो, नाइट्रोजन बेसिस 2 तरह के मैंने बताया, एक बताया प्यूरिन, एक बताया पिरिमिडीन। ठीक है। अब जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, देखो ये प्यूरिन का जो है ये बेस है प्यूरिन का, इसमें क्या है? 1 2 3 4 नाइट्रोजन है। और पिरिमिडीन में देखो यहां पर 2 नाइट्रोजन है। अब प्यूरिन से जो डेराइव होंगे, जो प्यूरिन से डेराइव हुए वो होगा एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन में क्या है? देखो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक पूछे नहीं गए। एडेनिन में यहां पर NH2 है और गुआनिन में ये अमाइड ग्रुप है और NH2 है, मतलब C डबल बॉन्ड ओवर लग जाता है, अमाइड ग्रुप हो जाता है, NH2 हो जाता है। तो एडेनिन गुआनिन हो गया। अब बात करते हैं पिरिमिडीन की। यहां पर 2 ही नाइट्रोजन होंगे और पिरिमिडीन में यूरेसिल, थाइमिन,
एंड साइटोसिन है। अब थायमीन जो है, ये जो थायमीन है ये सिर्फ डीएनए में होगा और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होगा। मतलब आरएनए में थायमीन नहीं होगा, डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा। बस ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। What is difference between a nucleoside and nucleotide? देखो, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। और नाइट्रोजन बेस एंड शुगर जो है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो, मोनोमर of DNA is called nucleotide. ये मोनोमर ऑफ डीएनए, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब सिर्फ नाइट्रोजन बेस और शुगर की बात करें तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब देखो, ये जो दो न्यूक्लियोटाइड यूनिट है, जैसा कि मैंने बताया था अभी डीएनए में, ये भाई डीएनए, यहां पर एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, सी और जी के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब दो स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी है, ध्यान से समझना। ये जो दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी है। अब यहां पर ये नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ा है और ये शुगर फॉस्फेट से जुड़ी है। इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से भी जुड़ा है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये देखो, यहां पर इसका तीसरा कार्बन और यहां पर इसका पांचवा कार्बन, यहां पर थर्ड और फिफ्थ कार्बन की हम बात करें, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, और थर्ड और फिफ्थ के बीच एक लिंकेज आएगा जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो यहां पर जो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला बॉन्ड है वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, और दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन डीएनए द लिंकेज बिटवीन डिफरेंट नाइट्रोजन बेसेस आर। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेम द शुगर यूनिट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में कौन सी होगी? राइबोज शुगर। डिफरेंस क्या है? देखो, डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन का कम हो जाना, तो ये राइबोज शुगर है। और इसमें से अगर ये ऑक्सीजन हट गया, ये देखो यहाँ पर इस पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन हट गया, तो इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर। मेंशन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीएनए इन अवर बॉडी। देखो, डीएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। फिर उसके बाद डीएनए से एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्पफुल है। नेम ऑफ द प्यूरिन एंड पिरामिडिन बेसेस प्रेजेंट इन डीएनए। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, प्यूरिन है एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन है थायमिन साइटोसिन। एडेनिन थायमिन के बीच डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और ये सब कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन बेसेस जो हैं ये डीएनए में प्रेजेंट है। राइट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। जैसा कि आपको पता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, वहीं आरएनए जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड है। इसके बाद अपन आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह के आरएनए होते हैं, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। डीएनए में अभी हमने पढ़ा डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसमें राइबोज है। सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम है, किसमें? डीऑक्सीराइबोज शुगर में। और एक तरह की ये मोनोसैकेराइड है, फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन है इसमें। फिर उसके बाद डीएनए में थायमीन होता है, आरएनए में
एमीन की जगह यूरेसिल होता है। फिर उसके बाद डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए डबल हेलिक्स, डू नॉट फॉर्म डबल हेलिक्स, ठीक है, एक ही बात है। What are the different types of RNA found in cell of organism? State the function of each type. RNA की बात करें तो RNA तीन तरह के हैं। एक होता है rRNA, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल RNA। राइबोसोम, ये राइबोसोम पर होगा। फिर उसके बाद एक होता है mRNA, मैसेंजर RNA। अब जैसा कि आप जानते हो कि आरएनए का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। टी फॉर ट्रांसफर आरएनए। अब प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहले मैसेंजर आरएनए मैसेज दे के आएगा कि भाई इस जगह पे इस पॉइंट पे प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है। तो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन पूरे सेल में सर्कुलेट करेगा ताकि भाई अमीनो एसिड आए और आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाए। राइबोसोमल आरएनए वो जगह प्रोवाइड करेगा जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए का काम है कि ये अमीनो एसिड को सेल के अलग अलग पार्ट से लेकर आएगा। कहाँ लेके आएगा? जहां प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब समझना, जैसे एक कार्ड बांट के आएगा, एक क्या करेगा, एक मैरिज गार्डन की व्यवस्था देखेगा और दूसरा स्टेशन पे खड़ा रहेगा, वहां से अमीनो एसिड को लेके आएगा। आप समझो प्रोटीन सिंथेसिस एक तरह की शादी है और ये जो तीन भाई हैं तीनों को एक एक वर्क दिया गया है। कार्ड बांटना, मैरिज गार्डन की व्यवस्था देखना और उसके बाद अमीनो एसिड जो लोग हैं आने वाले हैं उनको स्टेशन से साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तक लेकर आना। ऐसा समझ लो आप। अब देखो होगा कैसे इसमें, ये आरएनए राइबोसोमल आरएनए, इस राइबोसोमल आरएनए से यहां पर इस तरीके से मैसेंजर आरएनए जुड़ जाएगा। अब ये जो मैसेंजर आरएनए हैं यहां पर नाइट्रोजन बेसेस की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन। क्यों? क्योंकि मैं आरएनए पढ़ रहा हूं तो थायमिन तो है नहीं। तो एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम कहेंगे कोडॉन। तो एमआरएनए पर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है तीन नाइट्रोजन बेसेस की, उनको हम कहते हैं कोडॉन। अब जैसे ये ट्रांसफर आरएनए, तो इसके नीचे क्या होंगे? एंटीकोडॉन, और एंटीकोडॉन इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ए के सामने यू, यू के सामने ए, जी के सामने सी। तो ये हो गया एमआरएनए, ये हो गया टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए बहुत स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड को कोड करके लेके आता है। जैसे यू एसिड अगर नीचे है तो वो जो अमीनो एसिड को कोड करेगा। अब जैसे AUC हो गया तो वो दूसरे टाइप के अमीनो एसिड को लेके आएगा। अब ये जाएगा यहां पर। अब समझना, जैसे mRNA है, यहां पर क्या था? AUG, और यहां पर आ जाएगा tRNA, ट्रांसफर आरएनए, ये अमीनो एसिड को लेकर, और ये ट्रांसफर आरएनए क्या है? UAC। ठीक है, फिर ऐसे ही बहुत सारे ट्रांसफर आरएनए यहां पर आते जाएंगे। अमीनो एसिड 1, 2, 3 आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे और प्रोटीन बनता जाएगा। तो इस तरीके से ये तीन तरह के आरएनए और तीनों का अलग अलग फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में। और देखो ये सारी प्रोसेस किस पे चल रही है? आरएनए पर। 60S 70S राइबोसोम दो तरह के होते हैं, वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है और इस तरह का राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है। बायो में डिटेल में आता है। व्हाट आर कोडॉन? देखो कोडॉन
नाइट्रोजन बेसिस की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कि कहाँ प्रेजेंट होगी, mRNA। तो हम इसको लिखेंगे स्पेसिफिक सीक्वेंस of 3 nitrogen bases present on mRNA। और एंटीकोडॉन क्या है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस है जो कि tRNA पर प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट ऑन tRNA।